अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं। आज हम कविता क्रमांक 7 प्यारा देश, इस कविता के स्वाध्याय देखेंगे, इसे लिखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि अपनी जो वीडियो चल रही है उस वीडियो के ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये 3 डॉट्स को आपको क्लिक करना है और वीडियो क्वालिटी बढ़ा देना है। यदि आप वीडियो क्वालिटी नहीं बढ़ाते हैं तो आपको यह वीडियो ठीक तरह से दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में पाठ क्रमांक 7 प्यारा देश हेडिंग डालेंगे और आज की तारीख लिखेंगे। उसके बाद में हम जैसे हमेशा लिखते हैं शब्द वाटिका के नए शब्द सूक्ष्म, समूची, अखंड, पूरा, धरोहर, अमानत, निर्मल, शुद्ध, सोहना, शोभित होना, छवि, सौंदर्य और सपूत, लायक पुत्र। इस तरह से शब्दार्थ लिखेंगे हम नए शब्द। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए भारत का वर्णन 4 पंक्तियों की कविता में लिखो। यानी आपको 4 पंक्तियां लिखना है जिसमें भारत का वर्णन हो, भारत का जिक्र हो। तो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, भारत का वर्णन 4 पंक्तियों की कविता में लिखो। उसके उत्तर में लिखेंगे हम, जिसकी सुहानी सुबह है, होती सुनहरी शाम है, वीर बहादुर जन्मे जिसमें, मेरा भारत महान है। यह रही 4 पंक्तियाँ और 4 पंक्तियों में हमने भारत का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछते हैं, लिखेंगे हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए, यह रहा हमारा पहला प्रश्न। प्यारा देश, इस कविता के कवि कौन है? जैसे कि हमने कविता जब स्टार्ट किए थे सबसे पहले कवि के बारे में ही पढ़ा है। कवि कौन है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका परिचय देखा। तो हम देखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, प्यारा देश, इस कविता के कवि हदेश मयंक है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, प्रस्तुत कविता प्यारा देश के कवि ने क्या बताया है? प्रस्तुत कविता प्यारा देश में कवि ने क्या बताया है? आप उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की विविधता एवं विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने प्यारे देश का यशगान किया है। प्रश्न क्रमांक 3, गंगा किसकी असूक्ष्म धरोहर है? उत्तर, गंगा हमारे भारत देश की असूक्ष्म धरोहर है, यानी अखंड धरोहर है।
यानी अखंड अमानत है। धरोहर का अर्थ होता है अमानत। प्रश्न क्रमांक 4, भारत देश की बाहें कौन से राज्य है? इस कविता में भारत देश की बाहें बताई गई है, तो वह राज्य कौन से है? तो हम उसका उत्तर लिखेंगे, भारत देश की बाहें कवि ने पंजाब और हिमाचल राज्य को कहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भारत का गहना किसे कहा गया है? उत्तर लिखेंगे हम, जैसे कि हमने कविता पढ़ी है और उस कविता के चौथे खंड में लिखा हुआ है, भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारे इस दुल्हन का, है ना? तो हम उत्तर लिखेंगे, भारत का गहना भाषाओं को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 6, भारत देश की पुत्री और सुपूत किसके समान है? भारत देश की पुत्री यानी भारत देश की बेटियां और भारत देश के बेटे किसके समान कवि ने अपनी कविता में कहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, भारत देश की पुत्री सावित्री और सपूत शिव राणा के समान है। कविता का यह खंड पढ़ेंगे हम। यहाँ पर खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर तने जवान, राम कृष्ण अल्लाह सबके, पढ़ते सब गीता कुरान, हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिव राणा जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, है ना? तो याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद करना ही है आपको। भारत देश की पुत्री सावित्री और सपूत शिव राणा के समान है। प्रश्न क्रमांक 7, यहां देखिए, कवि ने कविता में कौन सी नदियों की बात की है? भारत देश की कौन सी नदियों की बात की है इस कविता में? वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, हमारे देश की प्रमुख नदियों का नाम लिया गया है इस कविता में। पहले ही लाइन में, गंगा जिसकी असूक्ष्म धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। कवि ने उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर, कवि ने कविता में गंगा और यमुना नदियों की बात की है। प्रश्न क्रमांक 8, खेतों का रक्षक कौन है? उत्तर, खेतों का रक्षक किसान है। खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर तने जवान, तो खेतों का रक्षक कौन है? किसान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, कवि ने कविता में कौन से पवित्र ग्रंथों की बात की है? पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, उसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। तो ऐसे कौन से ग्रंथों की बात अपनी कविता में कही है कवि ने? तो उत्तर लिखेंगे हम, कवि ने कविता में गीता और कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों की बात की है। अगला प्रश्न क्रमांक 10, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? उत्तर है इसका, भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है।
जैसे कि आप जानते हैं कि यह प्रश्न इस कविता में नहीं लिखा गया है, कविता में कहीं है नहीं, लेकिन हमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो इस प्रकार से आपके यह 10 प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं भाषा की ओर। अब देखिए यहाँ पे भाषा की ओर आपको यह चित्र देखकर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको और इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बतला चुका हूँ इसके पहले की क्लास में। तो पढ़ते हैं भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और ये गोल शब्दों पर ध्यान दो। अब देखिए यहाँ पे पहले तो मोटे शब्द देखते हैं, है ना। सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया, है ना। यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ना है और परंतु, अथवा, तो, क्योंकि यहाँ पर आपको यह उदाहरण दिए हुए है। कुछ याद आ रहा है जी? वेरी गुड बेटा, ये सारे ही अव्यय है और अव्यय के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा है बहुत ही ज़्यादा डिटेल। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने प्रकार है ना, और उन प्रकारों के उनकी उपयोग किए जाने वाले शब्द कौन कौन से है ना। और ये रहे गोल इसमें, वाह, अरे, अरे, अरे रे, छी, शाबाश। तो यह सारे अव्यय है। पहले वाले जो मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं वह कौन से अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है ना। कौन से अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और नीचे के जो अव्यय है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और मैं आपको इस बार दोनों भी लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। अव्यय के 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाए हैं, पहला और दूसरा। दोनों ही पार्ट में अव्यय और अव्यय के प्रकार आपको दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। आपको राइटिंग वर्क वो करना है अव्यय का, यह किताब में का नहीं। किताब में का आपको सिर्फ समझना है कि कौन सा अव्यय, मोटे अक्षरों का अव्यय कौन सा है और जो सर्कल में है वह अव्यय कौन से है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।